ओके बेटे, वी आर स्टार्टिंग विद दिस चैप्टर, चैप्टर नंबर 12. ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन. दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी. दिस इज चैप्टर 12 ऑफ योर एनसीईआरटी बुक. ठीक है, व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर. नंबर 1, बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर. ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी की क्या एप्लीकेशंस है एग्रीकल्चर के फील्ड में, किस तरह के प्लांट्स हमने बनाए हैं, वो सारा हम यहाँ पे स्टडी करेंगे. ठीक है, फिर बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन केस ऑफ मेडिसिन. ठीक है, फार्मास्यूटिकल्स के केस में, ड्रग्स के, मेडिसिन के केस में आपने बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से क्या प्रोडक्ट बनाए हैं, दैट यू विल स्टडी. ठीक है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स. ठीक है, देयर आर सर्टेन एनिमल्स इन विच वी हैव डन जीन मैनिपुलेशन. कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनके अंदर हमने जीन मैनिपुलेशन की हुई है. तो कहते हैं कि इस तरह के एनिमल्स जो हैं जिनमें हमने ऑलरेडी उनके जीन्स जो है उनको अल्टर किया हुआ है, ऐसे एनिमल्स जो है उनको वैरायटी ऑफ पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है. ठीक है, तो ट्रांसजेनिक एप्लीकेशंस के लिए इन मॉडल ऑर्गेनिजम्स को यूज किया जाता है. तो किस किस तरह की इनके ऊपर जो है टेक्निक्स अप्लाई की जाती है वो सारा स्टडी करेंगे. एंड फोर्थ टॉपिक इज एथिकल इश्यूज. ठीक है, एथिकल इश्यूज वर्ड का यहाँ पे क्या मतलब है. तो कहते हैं कि एथिकल इश्यूज का मतलब है कि जब भी आप कोई चीजें जो नेचुरली एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है, जैसे हम किसी प्लांट्स की बात कर रहे हैं, एनिमल्स की बात कर रहे हैं, तो मैन जो है वो अपने वेलफेयर के लिए उनके जीन्स में क्या कर रहा है, मैनिपुलेशंस कर रहा है. ठीक है, बट दैट शुड नॉट बी डिजायरेबल, जो कि डिजायरेबल नहीं है. ठीक है, हर एक जो एनिमल है या कोई प्लांट है या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसको किसने बनाया, गॉड ने बनाया है. तो हमें कोई राइट नहीं है उसके अंदर जेनेटिक मैनिपुलेशंस करने का. तो बहुत सारे इस तरह के एथिकल इश्यूज जो हैं वो इस जेनेटिक इंजीनियरिंग की जो टेक्निक है उसके साथ एसोसिएटेड है. ठीक है बेटे, तो बहुत सारे लोग जो उनका ये मानना है कि वी हैव नो राइट टू मेक ऑल्टरेशंस इन सम ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स because such type of living organisms in which we have done genetic manipulations. ठीक है, इस तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं जब वो एनवायरनमेंट के अंदर सरवाइव करते हैं एंड फर्दर वो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो उसकी वजह से वो कहते हैं कि ऐसी स्पीशीज जो है वो बर्थ लेती हैं जो स्पीशीज जो है वो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग सुटेबल नहीं होती. तो इस तरह से वो कहते हैं कि एनवायरनमेंट जो है उसमें कंटामिनेशन हो जाता है इस तरह के ट्रांसजेनिक एनिमल्स या प्लांट्स की वजह से. तो कौन से वो एथिकल इश्यूज हैं वो सब स्टडी करेंगे यहाँ पर. देखो बेटे, व्हाट इज गिवन इन द इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन में आपको बताया गया है कि बायोटेक्नोलॉजी जो है इट एसेंशियली डील्स विद इंडस्ट्रियल स्केल प्रोडक्शन ऑफ बायोफार्मास्यूटिकल्स एंड बायोलॉजिकल्स यूजिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्निक है जिसकी हेल्प से हम बहुत बड़े लेवल पर, ठीक है, इंडस्ट्रियल स्केल पे हम क्या बना सकते हैं, बायो फार्मास्यूटिकल्स बना सकते हैं. ठीक है, बायो फार्मास्यूटिकल्स क्यों बोला गया है, क्योंकि ये ऐसे ड्रग्स हैं या फिर ऐसी मेडिसिन हैं जिन्हें लिविंग ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से तैयार किया गया है. ठीक है बेटे, उसके बाद कहते हैं बायोलॉजिकल्स बना सकते हैं, मतलब देयर आर सर्टेन एंजाइम्स दैट आर फंक्शनिंग इन द बॉडी ऑफ सम होस्ट ऑर्गेनिज्म, और वो एंजाइम हमारे किसी काम के हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से. ठीक है, जो या तो कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं या फिर फंजाई हो सकती हैं, प्लांट्स हो सकते हैं या एनिमल्स हो सकते हैं, इन सब की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, उन बायोलॉजिकल्स को तैयार कर सकते हैं और लेटर ऑन उसको हम क्या कर सकते हैं, ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो याद रखिए, एक तो हम इंडस्ट्रियल स्केल प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, फार्मास्यूटिकल्स का, जो यहाँ पे बायो फार्मास्यूटिकल्स हैं बिकॉज दे आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द लिविंग सिस्टम्स. एंड सेकेंडली हम बहुत सारे जो हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर कोई एंजाइम्स या प्रोटीन्स जो डिजायरेबल प्रोडक्ट हैं किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में बनते हैं, उनको ज्यादा बनाने के लिए, उनकी जीन क्लोनिंग करने के लिए हम कुछ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को यूज करते हैं, जो या तो फंजाई हो सकती हैं या प्लांट्स हो सकते हैं या फिर एनिमल्स हो सकते हैं. ओके बेटे, यहाँ पे देखिए अलग अलग डेफिनेशंस दी गई हैं बायोटेक्नोलॉजी की. बायोटेक्नोलॉजी इज द एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म सिस्टम्स और द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस इंडस्ट्री. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश कम्युनिटीज, बायोटेक्नोलॉजी है जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स के जो सिस्टम्स है उनको यूज किया जाता है और फिर उसकी हेल्प से क्या किया जाता है, कुछ
बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स जो है उनको मैन्युफैक्चर किया जाता है और लेटर ऑन जो है कुछ इंडस्ट्रीज जो है उनके लिए वो प्रोडक्ट्स जो है वो इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है बेटे, और एक चीज आपने याद रखनी है कि हमेशा बायोटेक्नोलॉजी जो है उसमें हम क्या करते हैं, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स जो है उनको इस्तेमाल करते हैं, उनके जो सिस्टम्स है लिविंग सिस्टम्स उनका इस्तेमाल करते हैं और उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो डिजायरेबल प्रोडक्ट्स होते हैं और लेटर ऑन जिस इंडस्ट्री से रिलेटेड है उस इंडस्ट्री को उन्हें हैंड ओवर कर दिया जाता है। ठीक है बेटे, उसके बाद कहते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा डिसिप्लिन है जो कि इंटीग्रेटेड यूज करता है किसका, बायोकेमिस्ट्री का, माइक्रोबायोलॉजी का और अलग इंजीनियरिंग साइंसेस का। ठीक है, और इसमें वो कहते हैं कि कई सारी चीजें जो है इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कि माइक्रोब्स जो है, ठीक है, उनको अप्लाई करना फॉर ह्यूमन वेलफेयर, या फिर कहते हैं कि कुछ खास तरह के डिजायरेबल सेल्स जो है उनका कल्चर करना, ठीक है, या फिर सेल्स के जो पार्ट्स हैं जिनके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स प्रेजेंट है जो कुछ रिएक्शंस कैटालाइज करते हैं उनका इस्तेमाल करना। तो कहने का मतलब है कि बायोटेक्नोलॉजी जो है वो एक कंबाइंड डिसिप्लिन है जिसके अंदर बायोकेमिस्ट्री भी आता है, माइक्रोबायोलॉजी भी आता है और कुछ इंजीनियरिंग साइंसेस इन्वॉल्व होते हैं और उनकी हेल्प से हम बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमको कलेक्ट करते हैं, उनका कल्चर करते हैं और उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जो सेल्स हैं उनके अंदर होने वाली कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन से संबंधित जो एंजाइम्स हैं उनको आइसोलेट करते हैं और उन एंजाइम से डिजायरेबल प्रोडक्ट बनाते हैं ह्यूमन वेलफेयर के लिए। ठीक है बेटे, लास्ट डेफिनेशन देखो, अकॉर्डिंग टू यूएस नेशनल साइंस फाउंडेशन बायोटेक्नोलॉजी इज द कंट्रोल्ड यूज ऑफ बायोलॉजिकल एजेंट्स सच एज माइक्रोब्स और सेलुलर कंपोनेंट्स। ठीक है बेटे, तो कहते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी हेल्प से हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर उनके सेलुलर कंपोनेंट्स हैं उनके अंदर प्रेजेंट जो भी इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल्स हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं और उन्हें अपने पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो व्हाट आर द वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस में हम यहाँ पे इस चैप्टर में क्या स्टडी करने वाले हैं, थेराप्यूटिक्स एक ऐसी ब्रांच है जिसमें वो कहते हैं कि अगर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में बाय बर्थ, ठीक है, कुछ ऐसे जीन्स मौजूद हैं जो जीन्स जो है प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं या फिर सर्टेन जीन्स हैं जिनका डिलीशन हो चुका है, तो ऐसे जीन्स जो हैं उनको क्या किया जाता है, रिपेयर किया जाता है या फिर रिप्लेस किया जाता है। तो इस ब्रांच को हम थेराप्यूटिक्स कहते हैं या जीन थेरेपी कहते हैं। ठीक है बेटे, जीन थेरेपी जो है अभी तक इंडिया के अंदर इतनी ज्यादा नहीं आ पाई है बिकॉज इट इज एन एक्सपेंसिव टेक्निक, पर कुछ बड़े हॉस्पिटल्स में जीन थेरेपी जो है वो की जाती है। तो कैसे करते हैं जीन थेरेपी, उससे रिलेटेड एक केस स्टडी यहाँ पे हम स्टडी करेंगे। ठीक है बेटे, डायग्नोस्टिक्स वर्ड्स का क्या मतलब है, कहते हैं कि ज्यादातर बहुत सारी ऐसी जो है डिजीजेस या डिसऑर्डर्स हो सकते हैं जिनके सिम्टम्स जल्दी अपीयर नहीं होते। ठीक है, और जब तक वो कहते हैं कि सिम्टम्स अपीयर होते हैं तब तक बॉडी के अंदर डिजीज जो है वो बहुत ज्यादा लेवल पे स्प्रेड हो जाती है। तो बायोटेक्नोलॉजी जो है उसके अंदर हमारे पास ऐसे मेथड्स मौजूद हैं, ठीक है, ऐसे हमारे पास बायोटेक्नोलॉजिकल टूल्स हैं जिनकी हेल्प से हम किसी भी डिजीज के सिम्टम्स अपीयर होने से पहले ही पर्टिकुलर पैथोजन के जो भी जेनेटिक मटेरियल है उसका एम्प्लीफिकेशन करके उसको स्टडी कर सकते हैं और अर्ली डायग्नोसिस जो है उसको शुरू कर सकते हैं। ठीक है बेटे, तो इसमें उसने किसके बारे में जिक्र किया है, यहाँ पर उसने पीसीआर टेक्निक के बारे में आपको बोला है कि पीसीआर टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम कोई भी पैथोजन जो है उसके जेनेटिक मटेरियल जो है उसका एम्प्लीफिकेशन कर सकते हैं और हम पता लगा सकते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रेफरेंस डीएनए जो हमारे पास प्रेजेंट है कि ये किस पैथोजन से रिलेटेड जेनेटिक मटेरियल है। तो जब तक उसके सिम्टम्स अपीयर नहीं होते तब तक हमें वेट करने की जरूरत नहीं है, हम अर्ली डायग्नोसिस जो है डिजीज का शुरू कर सकते हैं जिससे डिजीज जो है उसको रिकवर करने में हेल्प मिलती है। ओके बेटे, थर्ड में आपको बताया है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स फॉर एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर जो है उसके लिए वो कहते हैं कि कुछ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जो है उनको तैयार किया गया है। जैसे आपको बताया था कि व्हाट इज द अर्लियर मेथड, अपने एग्रीकल्चर क्रॉप्स जो है उनको बचाने का हमारा अर्लियर मेथड क्या होता था, हम बहुत सारे इंसेक्टिसाइड्स यूज करते थे, पेस्टिसाइड्स हम यूज करते थे। ठीक है, तो उससे हमारे जो क्रॉप प्लांट्स हैं वो तो बच जाते थे पर उसके साथ कुछ और प्लांट्स जो क्रॉप के साथ साथ ग्रो कर रहे थे या फील्ड के लिए बेनिफिशियल थे या कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उनकी क्या हो जाती थी, अननेसेसरी डेथ हो जाती थी। ठीक है,
और साथ साथ वो कहते हैं कि एनवायरनमेंट के अंदर जो है ये सारे के सारे केमिकल्स जो हैं वो क्या करते थे, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कॉज करते थे। तो बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है जिसकी हेल्प से हमने हमारे जो प्लांट्स हैं या हमारे जो एनिमल्स हैं, ठीक है बेटे, उन्हें जेनेटिकली मॉडिफाइड बना दिया है। और इस तरह से वो कहते हैं कि प्लांट्स के केस में हमें कोई एग्रोकेमिकल स्प्रे करने की जरूरत नहीं है। हमारे प्लांट्स इस तरीके के होंगे कि जब भी उसमें कोई भी पैथोजन जो है, प्लांट पैथोजन डिजीज कॉज करने आएगा तो उसमें सरवाइव नहीं कर पाएगा ट्रांसजेनिक प्लांट्स में, और ऑटोमेटिकली उसकी डेथ हो जाएगी। ठीक है बेटे, प्रोसेस्ड फूड के बारे में आपने अक्सर सुना हुआ है। तो प्रोसेस्ड फूड्स जो है उन्हें बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक के द्वारा तैयार किया जाता है। ठीक है, तो मार्केट के अंदर आपको हर तरह के प्रोसेस्ड फूड्स जो है वो मिल जाते हैं, एंड वो लंबे टाइम तक जो है रखे जा सकते हैं, वो सारा हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। ठीक है, बायो रेमेडिएशन का मतलब है एनवायरमेंट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है, ठीक है, उसको दोबारा से रिकवर करने के लिए, चाहे वो किसी भी तरीके की एनवायरमेंटल पॉल्यूशन है, ठीक है, या कोई भी अदर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स है, उन सभी को रिकवर करने के लिए या कुछ ऐसी टेक्निक्स फाइंड आउट की जा रही हैं बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से, जिससे आने वाले टाइम में फ्यूचर जनरेशन की प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व होंगी। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि हम एक एग्जाम्पल लेंगे। यहाँ पे आपने बायोफ्यूल्स के बारे में सुना हुआ है, ठीक है, तो आने वाले टाइम में ये कहा जाता है कि प्लांट्स में से, ठीक है, कुछ इस तरह के ऑयल्स जो है उनको एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, जो आने वाले टाइम में व्हीकल्स के अंदर उनका लार्ज स्केल प्रोडक्शन करवा के उन्हें व्हीकल्स के अंदर डाला जा सकता है, और जो हमारी फॉसिल फ्यूल्स की प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट किया जा सकता है। ठीक है, दीज आर द वेरियस टाइप ऑफ एसेंशियल ऑयल्स दैट वी जनरली आइसोलेटेड फ्रॉम द प्लांट्स। ठीक है, वेस्ट ट्रीटमेंट आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि हाउ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दे आर इन्वॉल्वड इन द ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट। सो ऑल ऑफ दिस इज समवट रिलेटेड विद बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, अभी तक भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो उनकी कोई जगह नहीं ले पाया है वेस्ट के ट्रीटमेंट में। एंड लास्ट वन इज एनर्जी प्रोडक्शन। एनर्जी प्रोडक्शन में भी उसने यही बताया हुआ है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इटसेल्फ जो है वो इंपॉर्टेंट सोर्सेज हो सकते हैं एनर्जी के, और इस तरीके से आने वाले टाइम में जो हमारे ऑल्टरनेटिव सोर्सेज है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से हम एनर्जी ऑब्टेन कर सकते हैं, और हमारी फ्यूचर से रिलेटेड एनर्जी प्रॉब्लम्स जो है उनको वो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बेटे, अगले फ्लो चार्ट के अंदर आपको नजर आ रहे हैं कि बायोटेक्नोलॉजी जो है उससे रिलेटेड कई सब डिसिप्लिन हैं। तो उसके अंदर उसने बताया हुआ है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग विच इज नोन एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज अ रूट डिसिप्लिन ऑफ दिस बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी जो है उसका ये रूट डिसिप्लिन है। इसके अलावा इसमें और कई सारी टेक्निक्स आती हैं, तो इस पे आपका इन्वेस्टिगेटिव प्रोजेक्ट बन सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल देयर इज अ मेथड नोन एज टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर में हम किसी भी प्लांट का कोई सेल या टिश्यू जो है उसको आइसोलेट कर लेते हैं, और लेबोरेटरी कंडीशंस में या इन विट्रो कंडीशंस के अंदर जो है उस टिश्यू से पूरे के पूरे प्लांट्स जो है उनको रीजनरेट करवा सकते हैं। ये एक ऐसी टेक्निक है जिससे प्लांट्स की जो इंडेंजर्ड स्पीशीज है उनको बचाया जा सकता है। ठीक है बेटे, सेल फ्यूजन का क्या मतलब है, तो इसके अंदर कई सारी टेक्निक्स आती हैं। तो कई बार वो कहते हैं कि दो सेल्स जो है वो आपस में फ्यूज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो उस केस में हम उन सेल्स का प्रोटोप्लाज्म जो है उसको आइसोलेट कर लेते हैं और प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन करवा देते हैं, और इस तरीके से हमें कुछ नए टाइप के ऑर्गेनिजम्स जो है वो मिलते हैं, जो कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे प्लांट्स जो है इनको तैयार किया जा सकता है। एक एग्जांपल में अक्सर आपको 11th क्लास में भी देती होती थी कि हमने पोटैटो और टोमेटो की हेल्प से जो है एक नया जो है यहाँ पे फ्रूट तैयार किया था जिसका नाम था पोमैटो। ठीक है, तो उसके अंदर दोनों के ही करेक्टर्स थे, तो दैट इज डन बाय प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन। ठीक है बेटे, हाइब्रिड्स का भी वही मतलब है कि कई बार हम क्या करते हैं, प्लांट्स जो है उनके साइटोप्लाज्म का फ्यूजन करवा देते हैं, और उसकी वजह से हमें नए प्लांट्स मिलते हैं जिनमें बहुत सारे साइटोप्लाज्मिक करेक्टर्स जो है वो एक जैसे होते हैं। ठीक है, एज कंपेयर टू देयर जेनेटिक करेक्टर्स। इस टेक्निक को हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, सोमा क्लोनल वेरिएशन। सोमा क्लोन वर्ड का मतलब जो है वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स के हैं जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसका इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता। ये ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होने के बाद जो है वो बनते हैं। ठीक है, और जनरली इसके जो करेक्टर्स होते हैं वो पेरेंट ऑर्गेनिज्म से मैच करते हैं, तो इसीलिए सोमा क्लोनल वर्ड जो है वो सोमैटिक सेल से आया है। ठीक है, एम्ब्रियो रेस्क्यू एक ऐसी टेक्निक है जिसमें वो कहते हैं कि अगर एम्ब्रियो का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाता तो होस्ट सेल जो है उसमें से हम एम्ब्रियो जो है उसको आइसोलेट कर लेते हैं, और आइसोलेट करने के बाद उस एम्ब्रियो को इन विट्रो कंडीशंस में
सुटेबल कंडीशंस प्रोवाइड की जाती हैं जिससे एम्ब्रियो जो है उसको जो है आगे जो भी इसके डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं वहां तक पहुंचाया जा सकता है। ठीक है बेटे, उसी तरह से किसी भी प्लांट का ऑर्गन कल्चर भी किया जा सकता है, कोई भी आप उसका ऑर्गन निकाल के उसकी कल्चरिंग कर सकते हैं, उसमें आप रूट कल्चर, शूट कल्चर, ठीक है, ये सारे तरह के कल्चर्स आ जाते हैं। वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी अबाउट ऑल ऑफ दीज टेक्निक्स इन डिटेल, ठीक है, हम थोड़ा सा सोमा क्लोनल वेरिएशंस, जेनेटिक इंजीनियरिंग और टिश्यू कल्चर के बारे में आपको बताएंगे यहाँ। ठीक है बेटे, अब वो कहता है कि चैप्टर जो है उसमें फर्स्ट पेज में आपको क्या बताया गया है कि व्हाट आर द 3 क्रिटिकल रिसर्च एरियाज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी जो है उसके 3 इंपॉर्टेंट फील्ड कौन से हैं जिसमें ज्यादा से ज्यादा रिसर्च हुई है बायोटेक्नोलॉजी में। ठीक है, तो सबसे पहला जो फील्ड है उसमें वो कहते हैं कि साइंटिस्ट जो है उनका एम रहा है हमेशा से कि एक इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म जो है उसको फाइंड आउट किया जाए। ठीक है, और ये इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म जो है वो या तो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है या फिर कोई एंजाइम हो सकता है, और ये एंजाइम या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो किसी भी तरह की आगे की जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस है उसमें एज अ इम्पोर्टेंट कैटलिस्ट जो है वो बिहेव कर सके। ठीक है बेटे, फिर से सुनेंगे, कहते हैं कि फर्स्ट एम जो है बायोटेक्नोलॉजी का वो ये है कि हमें कोई ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाइंड आउट करना है या फिर कोई ऐसा एंजाइम फाइंड आउट करना है जिसको कि हम आगे कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस के लिए एज अ कैटलिस्ट यूज कर सके। ठीक है, कैसे करते हैं वो आपको थोड़े टाइम में बताऊंगी एग्जांपल के साथ। फिर वो कहते हैं कि अगर आप इस तरह का कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाइंड आउट कर लेते हैं या फिर एंजाइम फाइंड आउट कर लेते हैं तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको एज अ कैटलिस्ट के फॉर्म में अगर आप करवाना चाहते हैं यूज, तो उस केस में कहते हैं कि आपको ऑप्टिमल कंडीशंस प्रोवाइड करनी होगी, और ये ऑप्टिमल कंडीशंस जो है वो आपको लेबोरेटरी के अंदर जो है प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। तो कहते हैं कि आपने जो कैटलिस्ट आइसोलेट किया है, अब क्योंकि आपने उसको इन विवो कंडीशंस में से आइसोलेट किया है, किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म में से आइसोलेट किया है, तो कहते हैं कि ये सक्सेसफुली काम तभी करेगा अगर लेबोरेटरी के अंदर आप उसको क्या करेंगे, सुटेबल कंडीशंस प्रोवाइड करेंगे। तो सिर्फ हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म या एंजाइम को आइसोलेट ही नहीं करना एक कैटलिस्ट की तरह काम करने के लिए, बल्कि वो आपका कैटलिस्ट जो है वो अच्छे तरीके से अपना काम कर सके, मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो है उनको कैटालाइज कर सके। इसके लिए आपने इन विट्रो कंडीशंस प्रोवाइड करनी है जिसमें वो सारी की सारी ऑप्टिमम कंडीशंस होने चाहिए, ऑप्टिमम टेम्परेचर होना चाहिए, पीएच होना चाहिए, ठीक है, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए ताकि आपका कैटलिस्ट जो है वो सक्सेसफुली फंक्शन कर सके। ठीक है बेटे, थर्ड जो है दैट इज डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज। ठीक है, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग वर्ड का क्या मतलब है वो आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि हम क्या करते हैं, जब आप किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म की हेल्प से क्या ऑब्टेन कर लेते हैं, अपना डिजायरेबल प्रोटीन ऑब्टेन कर लेते हैं या डिजायरेबल प्रोडक्ट ऑब्टेन कर लेते हैं, तो वो डिजायरेबल प्रोडक्ट जो है उसको कई सारी सेपरेशन टेक्निक्स में से पास करना पड़ता है या उसका प्यूरिफिकेशन करना पड़ता है, उसमें सुटेबल प्रिजर्वेटिव्स ऐड करने पड़ते हैं, फिर हम उसके रेपिटेटिव टेस्टिंग करते हैं कि हमारा वो डिजायर्ड प्रोडक्ट जो है वो सेफ है या नहीं अप्लाई करने के लिए। तो ये सारे के सारी जो टेक्निक्स हैं उनको डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग कहते हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि वी शुड आल्सो हैव टू वर्क ऑन डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज, ताकि उसके हेल्प से हम क्या कर सके, जो भी हमारा डिजायरेबल प्रोटीन है या फिर हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, उसका सुटेबल तरीके से प्यूरिफिकेशन किया जा सके। ओके बेटे, तो यहाँ पे देखो इस पिक्चर के अंदर ये अलग अलग तरह के आपको बताया उसने हमने कौन कौन से प्रोडक्ट बनाए हुए हैं। तो देयर आर न्यूमरस टाइप ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप्स दैट कैन बी रेडेड बाय द साइंटिस्ट। ठीक है, कुछ ऐसे क्रॉप्स हैं जो स्ट्रेस टॉलरेंट क्रॉप्स हैं। ठीक है, स्ट्रेस टॉलरेंट क्रॉप्स में देखो स्ट्रेस टॉलरेंट राइस के बारे में उसने बताया, तो आपने अक्सर राइस के प्लांट देखे हुए हैं। ठीक है बेटे, तो राइस के प्लांट्स जो होते हैं जब उसमें वो कहते हैं कि ग्रेन्स लगने लग जाते हैं तो काफी भारी हो जाते हैं, तो उस केस में वो कहते हैं कि इस तरह के प्लांट्स जो होते हैं वो ज्यादा विंड जो है उसको झेल नहीं सकते। तो ऐसे राइस के प्लांट्स बताए गए हैं जिनकी हाइट बहुत ज्यादा नहीं होगी, और वो कहते हैं कि जब उस पे राइस लगेंगे भी तो उसके बावजूद भी वो उसका वेट जो है वो इजीली कवर कर पाएंगे, हर तरह की स्ट्रेसेस जो है उसको झेल सकेंगे। उसी तरह से ट्रांसजेनिक मेज ऑब्टेन की गई है, थोड़े टाइम में मैं आपको इसकी पिक्चर्स दिखाऊंगी। ठीक है बेटे, मल्टीपल इंसेक्ट रेजिस्टेंट कॉटन। ठीक है, कॉटन में वैसे ज्यादातर डिजीज कौन कॉज करता है, कॉटन वॉलवॉर्म कॉज करता है,
पर कई बार भी इंसेक्ट हैं जो कॉटन की क्रॉप जो है उसको खराब कर सकती है। तो ऐसे कॉटन तैयार किए गए हैं जो एक ही टाइम में अलग अलग तरह के इंसेक्ट्स जो हैं उनके लिए ट्रांसजेनिक है। कैसा मर्जी इंसेक्ट जो कॉटन में डिजीज कॉज करता है, अगर इस ट्रांसजेनिक कॉटन में एंटर करेगा तो उसकी डेथ हो जाएगी। ठीक है बेटे। जीएम राइस तैयार किए गए हैं, आपको बताया था गोल्डन राइस के नाम से हम इनको जानते हैं। उसी तरह से ट्रांसजेनिक मस्टर्ड तैयार की गई है। ठीक है। तो नॉर्मल मस्टर्ड जो है उससे हमें लेसर क्वांटिटी ऑफ ऑयल मिलता है। ट्रांसजेनिक मस्टर्ड जो है उसमें कोई भी मस्टर्ड से रिलेटेड डिजीज भी नहीं होती है और इससे ऑयल कंटेंट भी हमें ज्यादा मिलता है। ठीक है बेटे। जेनेटिकली मॉडिफाइड ब्रिंजल तैयार किए गए हैं। तो नॉर्मल जो ब्रिंजल होते हैं उसके कंपैरिजन में काफी ज्यादा पल्पी रहती हैं, इनके अंदर पल्प काफी ज्यादा होता है। उसी तरह से हर्बिसाइड टॉलरेंट अनियन यूज किए गए हैं। ठीक है। पहले हम अनियंस जो है उनमें हर्बिसाइड स्प्रे करते थे, अब वो कहते हैं कि ये खुद ही ट्रांसजेनिक है, तो कोई ऐसी डिजीज उनको नहीं हो सकती है। ओके बेटे। अब नेक्स्ट टॉपिक के अंदर आपको बताया गया है बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है। तो कहते हैं कि पुराने टाइम से अपना फूड प्रोडक्शन जो है उसको रेज करने के लिए हमारे पास अलग अलग तरह के ऑप्शंस रहे हैं। तो 3 ऑप्शंस जो हमेशा हमारे माइंड के अंदर आते हैं, तो उसमें पहला है एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। ठीक है। आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, आपको मालूम है इंडिया के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन हो चुका है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो ये कहता है कि इंडिया जो है वो सेल्फ कैपेबल है, कि उसकी जितनी भी बड़ी पॉपुलेशन है उसको वो क्या कर सकता है, फीड कर सकता है। ठीक है। तो इंडिया जो है उसमें जितनी भी हमारी सीरियल क्रॉप्स है उनका प्रोडक्शन बहुत बड़े लेवल पे रेज हुआ था। कैसे रेज हुआ, तो कहता है उसके लिए हमने काफी बड़े लेवल पे एग्रोकेमिकल्स जो है उनको उस टाइम इस्तेमाल किया। ठीक है। वी हैव मेक यूज ऑफ सो मेनी एग्रोकेमिकल्स सच एज इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, फंजीसाइड्स, वीडीसाइड्स। तो उससे क्या हुआ, हमारी जो पैदावार थी, हमारा जो यील्ड था क्रॉप का वो तो इंक्रीज हुआ, पर कहते हैं कि साइड बाय साइड एग्रोकेमिकल्स जो है उन्होंने क्या किया, एक तो हमारी जो फर्टाइल सॉइल थी उसको डिप्लीट कर दिया, और साइड बाय साइड हमारी जो वाटर बॉडीज हैं उनमें भी पॉल्यूशन किया। आपको मालूम है अगर इस तरह के एग्रोकेमिकल्स जो काफी अच्छे न्यूट्रिएंट्स होते हैं अगर वाटर में चले जाते हैं, वाटर बॉडीज में चले जाते हैं, उससे यूट्रॉफिकेशन हो जाता है। ठीक है बेटे। तो इससे कहता है कि सॉइल पोल्यूशन भी हुआ है एंड दूसरी तरफ वाटर पोल्यूशन भी हुआ है। तो सेकंड हमारे पास ऑप्शन आफ्टर द एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। ठीक है। दूसरा ऑप्शन जो फार्मर्स के द्वारा अपनाया गया वो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर का था। ठीक है बेटे। तो सारी जो प्रॉब्लम्स हमें एग्रोकेमिकल्स की वजह से आई थी कि एक तो सॉइल की फर्टिलिटी कम हुई थी, और एक वो कहते हैं कि सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन भी बढ़ गया था बहुत बड़े लेवल पे। तो इन सारी प्रॉब्लम्स के साथ डील करने के लिए, ठीक है, तो लेटर ऑन जो फार्मर्स थे उन्होंने एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर को छोड़कर सेकंड मेथड अपनाया एंड दैट इज नोन एज ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। ठीक है बेटे। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में उन्होंने ये कहा कि हम क्या करेंगे, फील्ड जो है उसमें जो भी हमने जो है एज अ फर्टिलाइजर्स हमने उसके अंदर इस्तेमाल नहीं करने हैं, हमने ज्यादा से ज्यादा क्या करनी है, मैन्योर्स यूज करने हैं। ठीक है। तो जो भी हमें अपने कैटल एनिमल्स जो है उनसे हमें जो भी काउडंग वगैरह मिलता है उसको हम क्रॉप्स में ऐसा मैन्योर जो है वो यूज करेंगे। सेकेंडली हम किसी तरह के कोई एग्रोकेमिकल्स का यूज नहीं करेंगे, और उसकी जगह पे हम क्या करेंगे, फील्ड में ही प्रेजेंट, ठीक है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी ग्रोथ जो है उसको बढ़ाएंगे। आपको पहले भी बताया जा चुका है कि these microorganisms they can act as biofertilizers and biocontrol agents। ठीक है बेटे। तो कहते हैं कि फील्ड में अगर किसी तरह के एग्रोकेमिकल स्प्रे नहीं किए जाएंगे तो उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें से कुछ एक आपस में प्रे प्रिडेटर हो सकते हैं वो फील्ड में मौजूद रहेंगे, और उसकी वजह से अपने आप ही, ठीक है, एक होलिस्टिक मैनेजमेंट हो जाएगा। फील्ड के अंदर जो प्रिडेटर्स हैं वो अपने प्रेज जो है उनकी ग्रोथ को चेक करते रहेंगे, और उसमें से कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो क्या करेंगे, बायो फर्टिलाइजर्स की तरह बिहेव करेंगे। तो उसकी वजह से फील्ड के अंदर जो है फर्टिलिटी भी अपने आप मेंटेन होती रहेगी। तो काफी हद तक कहते हैं कि ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर जो है उसको अपनाया गया फार्मर्स के द्वारा। ठीक है। पर उसके बाद वो कहता है कि अभी भी फार्मर्स दे आर नॉट सेटिस्फाइड बाय एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर एज वेल एज ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। ठीक है। वो एक ऐसा मेथड चाहते थे जिससे कि उनकी यील्ड भी बहुत बड़े लेवल पे इंक्रीज हो जाए, और साइड बाय साइड वो कहता है कि उन्हें किसी तरह के कोई एग्रोकेमिकल्स भी यूज ना करने पड़े। ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मेथड भी उन्हें काफी एक्सपेंसिव लग रहा था। ठीक बेटे।
तो उस केस में वो कहते हैं कि द केमिकल्स दे हैव यूज्ड, द फार्मर्स दे हैव यूज्ड द थर्ड ऑप्शन एंड दैट ऑप्शन इज द जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। ठीक है, और सभी स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि हाउ द फार्मर्स दे नो अबाउट जेनेटिक इंजीनियरिंग, दे आर नॉट द एजुकेटेड पीपल। ठीक है, तो इंडिया के अंदर फार्मर्स जो है वो एजुकेटेड नहीं है बहुत ज्यादा। तो कहते हैं कि देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज जिनके अंदर रिसर्च हुई है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के बारे में, और वहां पे ऐसे ऐसे जो है उन्होंने क्या तैयार किए हैं। ठीक है बेटे, इस तरह के वो कहते हैं कि उन्होंने कुछ खास तरह की रिसर्च की है, कुछ खास तरह के सीड्स उन्होंने तैयार किए, और लेटर ऑन वो सीड्स जो है वो उन्होंने विलेजेस के अंदर जाकर, अगर आपको अच्छे से याद हो तो एग्रीकल्चर मेले वगैरह लगाए जाते हैं जहाँ पे इन यूनिवर्सिटीज के, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के जो एक्सपर्ट्स होते हैं, डॉक्टर्स वगैरह होते हैं, वो आके फार्मर्स जो है उनको इस तरह के ट्रांसजेनिक सीड्स की जानकारी देते हैं, और उनको एक किसी भी फार्मर का फील्ड सिलेक्ट करके उसके अंदर इस तरह के सीड्स को उगाकर उसमें क्रॉप्स जो हैं कैसे दूसरे क्रॉप्स के कंपैरिजन में ये अच्छी क्रॉप्स हैं उनको दिखाते हैं, उनके सामने एक्सपेरिमेंट करके बताया जाता है, यील्ड बताई जाती है, स्ट्रेस रेजिस्टेंस को कैसे टॉलरेट करती हैं ये क्रॉप्स, ये सारे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। तो इस तरीके से वो कहता है कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड जो सीड्स हैं उनको लेटर ऑन अदर फार्मर्स जो हैं वो भी उससे इम्प्रेस होकर लेने लगते हैं। ठीक है बेटे, तो इस तरीके से वो कहते हैं कि बाद में धीरे धीरे जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं प्लस जो ट्रांसजेनिक सीड्स हैं उनकी जो परंपरा थी वो अब बढ़ने लगी है। तो इसमें मैंने वही सारी चीजें लिखी है कि व्हाट आर द वेरियस प्रॉब्लम्स दैट आर फेस्ड बाय आवर कंट्री टाइम टू टाइम। तो उसमें मैंने वही लिखा है कि ग्रीन रेवोल्यूशन जो है उसकी हेल्प से हमारी फूड सप्लाई जो है वो ट्रिपल तो हो गई, हमारी ह्यूमन पॉपुलेशन जो है वो भी अलार्मिंग रेट से इंक्रीज हो रही है, तो हमारा फूड प्रोडक्शन भी 3 गुना है, उसको सेटिस्फाई कर सकता है। पर कहते हैं कि सारे के सारे जो हमने यील्ड बढ़ाई है वो यील्ड जो है वो यहाँ तो कुछ हाई यील्डिंग वेराइटीज की वजह से है, ठीक है, कुछ बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस की वजह से। आपको मालूम है पुराने टाइम में हम फार्मिंग के ट्रेडिशनल मेथड्स यूज करते थे, पर अब वो कहते हैं कि हमारा फार्मर जो है वो भी मॉडर्न बन चुका है। ठीक है, अब कोई भी वो कहते हैं कि बुलक कार्ट्स वगैरह ले जाके या बुलक्स के साथ जो है फार्मिंग नहीं करते लोग, ठीक है, ट्रैक्टर ट्रॉलीज ये सबके पास है, और वैरायटी ऑफ एग्रो केमिकल्स जो है वो यूज करते हैं, पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर्स, अभी मैं बता चुकी हूँ कि उनके डिसएडवांटेजेस क्या है। तो कहते हैं कि एग्रो केमिकल्स जो है उनकी कीमतें बहुत ज्यादा है, ठीक है, उनके प्राइस बहुत ज्यादा है, वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, और इंडिया के अंदर जो फार्मर है वो एक रिच फार्मर नहीं है, ठीक है, वो काफी पुअर है, वो सिर्फ अपनी जो नेसेसिटीज है उन्हीं को फुलफिल कर सकता है। तो उस केस में वो कहते हैं कि कन्वेंशनल ब्रीडिंग मेथड्स जो हैं वो हमें जो हमारी एग्जिस्टिंग वैरायटीज हैं उसके साथ उतनी यील्ड हमें नहीं दे सकते जितने की हमें रिक्वायर्ड है। दूसरी तरफ फार्मर ये भी चाहता है कि उसे बहुत सारे एग्रो केमिकल्स ना खरीदने पड़े और वो अपने फील्ड के अंदर कम से कम फर्टिलाइजर्स का यूज करे, क्योंकि इसके एनवायरमेंट के ऊपर भी हार्मफुल इफेक्ट होते हैं। तो इसलिए वो कहते हैं कि यही कारण है जिसकी वजह से फार्मर जो है उसको सिर्फ एक ही सॉल्यूशन यहाँ पे नजर आता है, एंड दैट इज द जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। तो इसलिए वो कहते हैं कि जीएम क्रॉप्स की तरफ जो उसका रुझान बढ़ा है, जो इंटरेस्ट फार्मर ने लिया है वो इन कारणों की वजह से। ठीक है बेटे, अब आपको स्क्रीन के ऊपर जो है कुछ जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स प्रोडक्ट आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डेफिनेशन लिखी है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स की। तो कहते हैं कि वो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म, इट मे बी प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंजाई, एनिमल्स, व्हाटएवर, कुछ भी हो सकते हैं जिनके जीन्स जो है उसमें आपने क्या की है, कुछ ऑल्ट्रेशंस की है, ठीक है, कुछ मैनिपुलेशंस की है, और उसके बाद वो अब क्या बन गए हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स बन गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको पुराने वाले राइस दिखाए गए हैं और जेनेटिकली मॉडिफाइड जो राइस है, ट्रांसजेनिक राइस आपको दिखाए गए हैं। मैंने आपको बताया था पुराने राइस जो है वो किस में रिच थे, कार्बोहाइड्रेट्स में रिच थे, और हमें उससे सिर्फ कार्बोहाइड्रेट मिलते थे। पर जब हमने उसमें जेनेटिक मैनिपुलेशंस की तो उसके बाद हमें गोल्डन राइस मिले हैं, और गोल्डन राइस जो है उससे सिर्फ हमें कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलेंगे, साइड बाय साइड हमें क्या मिलेगा, आयरन भी मिलेगा। ठीक है बेटे, तो उसके बाद वो कहते हैं कि उसी तरीके से हमने क्या तैयार किए हैं, कुछ सिट्रस फ्रूट्स जो हैं वो भी तैयार किए हैं। ठीक है, तो ट्रांसजेनिक सिट्रस फ्रूट्स जो हैं वो तैयार किए गए हैं जो सीडलेस होते हैं अक्सर, ठीक है, जिसमें भी कुछ जेनेटिक मैनिपुलेशंस की गई हैं, और पल्प जो है इन फ्रूट्स के अंदर ज्यादा रहेगा जबकि सीड्स जो है इनके अंदर जो है वो निग्लिजिबल रहेंगे।
ठीक है बेटे, थर्ड में आपको ट्रांसजेनिक मेज जो है वो नजर आ रही है। तो इस तरह की वो कहते हैं कि जब भी किसी ने ट्रांसजेनिक क्रॉप्स उगानी है तो उसके जो सीड्स हैं वो नेक्स्ट ईयर के लिए स्टोर करके नहीं रखे जा सकते। तो हर बार फार्मर्स जो है उसको न्यू ट्रांसजेनिक सीड्स जो है वो लेने पड़ते हैं। ठीक है, तो बेशक इस मेथड से हमें बहुत ज्यादा यील्ड मिलती है, हमें अच्छी क्रॉप हो जाती है हर साल, पर हर बार वो कहते हैं कि उस क्रॉप से जो सीड्स हैं उनको फार्मर जो है वो अगले साल के लिए नहीं रख सकता। तो ये एक मेजर डिसएडवांटेज है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स की, कि हर बार उसके सीड्स जो है वो मार्केट से न्यू लेने पड़ते हैं। ठीक है बेटा, देखो चौथी फोटोग्राफ के अंदर आपको एप्पल्स नजर आ रहे हैं। तो जनरली एप्पल्स जो है वो ग्लोबुलर स्फेरिकल शेप के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ट्रांसजेनिक एप्पल्स जो है वो उनसे थोड़े से डिफरेंट तरह के जो है वो नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका पकने का टाइम जो है वो भी रिड्यूस हो जाता है, जल्दी पल्प जो है इसके अंदर डेवलप हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है बेटा सही बच्चों को? यस यस पेज पर मैम। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? यस मैम। हम अभी तक पेज नंबर 208 पर ही हैं। ठीक है बेटे, तो अब वो कहता है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स जो है वो किस तरीके से हमारे लिए यूजफुल है। ठीक है, तो उसके कुछ पॉइंट्स आपसे पूछे जा सकते हैं पेपर में। तो फर्स्ट पॉइंट उसने ये बताया है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स जो है वो नॉर्मल प्लांट से ज्यादा एडवांटेजेस कैसे होते हैं, कि जितने भी तरह की एबायोटिक स्ट्रेसेस, ठीक है, फील्ड के अंदर प्लांट्स को फेस करनी पड़ती हैं, तो वो सारी जो है उनके लिए ये टॉलरेंट होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बहुत ज्यादा ठंड का मौसम है तब भी हमारी क्रॉप्स जो है वो क्या हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं। बहुत ज्यादा ड्रॉट की कंडीशंस हैं तब भी हमारे क्रॉप प्लांट्स जो हैं उनकी विल्टिंग हो जाती है। ठीक है, अगर सॉइल में सॉल्ट ज्यादा है तब उनकी रूट्स गल जाती हैं। ठीक है, हीट जो है कितने लेवल तक वो हीट ले सकते हैं, तो ऐसी सारी प्रॉब्लम्स जो है वो ट्रांसजेनिक क्रॉप्स के साथ नहीं है। ठीक है, उनको इस तरीके से जेनेटिक मैनिपुलेशंस करके बनाया गया है कि वो कोल्ड, ड्रॉट, सॉल्ट और हीट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है उसको सॉर्ट आउट कर सकती है। ठीक है, सेकंड वो कहता है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स की दूसरी एडवांटेज ये है कि हमें किसी केमिकल पेस्टिसाइड्स पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई भी पेस्ट जो है प्लांट को खराब करने के लिए जब भी आएगा, तो अगर वो प्लांट ट्रांसजेनिक प्लांट है तो उस केस में वो कहते हैं कि वो पेस्ट है या इंसेक्ट जो है वो ट्रांसजेनिक क्रॉप के अंदर सर्वाइव नहीं कर पाएगा और उसकी ऑटोमेटिकली डेथ हो जाएगी, हमें कोई पेस्टिसाइड फंजीसाइड यहाँ स्प्रे नहीं करनी। ठीक है बेटे, हेल्प टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, इसका क्या मतलब है कि जब भी हम अपनी जो नॉर्मल ट्रेडिशनल क्रॉप है उसकी हार्वेस्टिंग करते थे, ठीक है, तो आपने क्या किया, ग्रेन्स कलेक्ट कर लिए, उसके बाद भी फील्ड के अंदर काफी सारी चीजें पड़ी रह जाती थी और उसको संभालने में हमें काफी टाइम लग जाता था। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो हमारी पुरानी क्रॉप्स होती थी जब उनकी हार्वेस्टिंग होती थी उसके बाद हमने काफी ज्यादा अमाउंट में तूड़ी मिल रही है या और भी कुछ रेजिड्यूज मिल रहे हैं, तो फील्ड को क्लियर करने में हमें ज्यादा टाइम लगता था। पर ये ट्रांसजेनिक क्रॉप्स ऐसी होती हैं जिसमें इस तरह की कोई भी बाय प्रोडक्ट हमें नहीं मिलते। ठीक है, तो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस जो है वो यहाँ पे मेंटेन किए जा सकते हैं, फील्ड जल्दी जल्दी हमारा साफ हो जाता है नेक्स्ट क्रॉप उगाने के लिए। ठीक है बेटे, चौथे पॉइंट में उसने आपको बोला है इंक्रीज्ड एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूसेज बाय प्लांट्स एंड दिस प्रिवेंट अर्ली एक्सॉशन ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। ठीक है, तो कहते हैं कि ट्रांसजेनिक प्लांट्स जो होते हैं वो सॉइल में प्रेजेंट जो मिनरल्स हैं उनका टाइम टू टाइम जो है वो यूज करने में जो है पर्टिकुलर प्लांट जो है इसकी एफिशिएंसी बढ़ाते हैं। और उसके बाद वो कहते हैं कि सॉइल जो है उसके अंदर किसी तरीके से बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर न्यूट्रिएंट्स जो है उनको एब्जॉर्ब नहीं करते, जितना रिक्वायर्ड है उतने ही मिनरल्स उन्होंने यूज करने हैं, तो इसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रहती है। ठीक है, तो आजकल वो कहते हैं कि फार्मर्स क्या करते हैं, एक ही फील्ड के अंदर 3 3 4 4 क्रॉप एक साल के अंदर लगा रहे हैं जिससे फर्टिलिटी सॉइल की कम हो रही है। पर अगर वो ट्रांसजेनिक प्लांट्स लगाते हैं तो उस केस में मिनरल का जो यूसेज है वो बैलेंस रहेगा और फील्ड की फर्टिलिटी जो है मेंटेन रहेगी। ठीक है, उसके लिए हमें बॉदर करने की जरूरत नहीं है। फिर कहते हैं कि किसी भी फूड जो है उसके न्यूट्रिशनल वैल्यू को इनहेंस किया जा सकता है। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि हमारे जो सीरियल क्रॉप्स हैं उनमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, चाहे राइस है, चाहे मेज है, चाहे हमारी व्हीट है। तो जो भी हमारे और एडिशनल विटामिन हैं जो हमें किसी वेजिटेबल से मिलते हैं या फ्रूट से मिलते हैं, अगर हम उनके जीन्स आइसोलेट कर लें और उसको हम ट्रांसजेनिक हमारी सीरियल क्रॉप्स में डाल देते हैं तो उस केस में उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है बेटे, इस मेथड को हम बायोफोर्टिफिकेशन कहते हैं, वो हम बाद में स्टडी करेंगे चैप्टर के लास्ट में। यहाँ तक क्लियर है सही बच्चों को? अभी ये टॉपिक शुरू नहीं करेंगे क्योंकि ये खत्म नहीं होगा, फिर गड़बड़ हो जाएगी।
ओके बेटे, यहाँ तक क्लियर है? अब कोई भी बच्चा Yes. यहाँ पे बीच में एब्सेंट Yes, नहीं होगा, ma'am. ठीक है बेटे? इस चैप्टर में कोई भी स्टूडेंट एब्सेंट नहीं होगा, नहीं तो फिर तुम्हें कुछ नई चीजें आ रही हैं वो आपको समझ नहीं आएंगी। आप बेशक अपने आप कितनी बार भी चैप्टर पढ़ लें, आपको दिक्कत रहेगी इसकी।